जो वायरलेस चार्जर है वो इसका बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। क्लैडिंग की अगर आप बात करोगे तो प्रोटेक्शन से ज़्यादा डिज़ाइन वाली ज़्यादा लगती है मेरे को। तो ओवर द इयर्स इनके सस्पेंशंस मैच्योर हुए हैं फॉर श्योर। स्पोर्टी तो है फॉर श्योर, पर नॉइजी भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अभी भी ये 4 सीटर ही है, इट्स नॉट अ प्रॉपर 5 सीटर। थर्ड गियर में डाला मैंने, फिर थोड़ी देर बाद जागता है ये। ऑफलाइन कमांड भी जो है वो बहुत सारे सपोर्ट करती है, सो दैट यू डोंट फील एम्बैरेस्ड जब आप शोबाजी कर रहे हो या शो ऑफ कर रहे हो। मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का न्यू जनरेशन मॉडल इज अराउंड द कॉर्नर, बस एक हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। और अब इस सेगमेंट मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की टॉप सेलिंग कार है टाटा नेक्सॉन। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम Hyundai? यू एक्सपेक्ट एन अपडेटेड वेन्यू, जो कि ये फाइनली लेकर आ गए हैं। प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, बट मुख्य बात ये है कि क्या ये जो अपडेट है वो अब ब्रेज़ा का जो न्यू जनरेशन मॉडल है और जो नेक्सॉन की जो एक प्रोमिनेंस है, एक डोमिनेंस है इस सेगमेंट में, उसको कड़ी टक्कर दे सकता है। वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार कमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2022 Hyundai Venue facelift। फर्स्ट, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं है, इंजन में कोई चेंज नहीं है और ट्रांसमिशन ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं है। तो चेंज जो है वो बेसिकली आपको कॉस्मेटिक चेंजेस नजर आएंगे और नए फीचर्स नजर आएंगे। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट जो है एकदम अलग नजर आएगा आपको पुराने वाले मॉडल से। मैंने अपने फर्स्ट लुक वीडियो में भी कहा था कि मुझे पुराने वाले मॉडल का फ्रंट थोड़ा सा बेटर लगता था। उसका रियर जो था वो थोड़ा सा ऐसा था कि भाई आधे लोगों को पसंद आ रहा है, आधा लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, बट शुरुआत फ्रंट से करते हैं। फ्रंट में आपको नजर आएगा कि ये जो ग्रिल है, ये क्रोम जो इस्तेमाल किया गया, ब्लॉक पैटर्न में जो आपको दिया गया है, ये डार्क क्रोम है। एक्चुअली देखने में सामने में थोड़ी सी बेहतर लगती है, इंस्टेड आप फोटोज़ में देखोगे। और ग्रे जो इसका कलर आता है उसके साथ में सबसे ज़्यादा सटल नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो ग्रे कलर की होने वाली है। उसके अलावा क्या किया गया है, जो आपके हेडलैम्प्स है उनको अब एलईडी प्रोजेक्टर्स बना दिया गया है। पहले हैलोजन प्रोजेक्टर्स आपको मिलते थे। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो पहले आती थी। इनफैक्ट जो पोजीशनिंग है हेडलैम्प की और एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट की वो सेम रखा गया है, मतलब ये पूरा का पूरा क्लस्टर जो है वो सेम है। बट एक चीज़ आपको नजर आएगी, वो पहले वाले मॉडल में जहाँ फॉग लैम्प आपको छोटू सी नीचे नज़र आती थी वो यहाँ पे गायब हो गई है। उसके अलावा ऑफकोर्स हर फेसलिफ्ट में, हर अपडेट में बम्पर चेंज होता है, तो बम्पर चेंज हो गया है। स्किड प्लेट आपको दे दी गई है। सो दैट्स ऑल इन द फ्रंट। तो नो चेंज इन द डिमेंशंस। दैट मीन्स लंबाई के मामले में गाड़ी सेम लगेगी आपको, हाइट के मामले में भी सेम लगेगी आपको गाड़ी। रूफ रेल्स पहले भी आते थे, अभी भी आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं। जो सबसे सिग्निफिकेंट और जो सबसे नोटिसेबल चेंज आपको नजर आएगा वो है इसके अलॉय व्हील्स। नया डिज़ाइन आपको दिया गया है। एमआरएफ का वॉन्डरर इको ट्रेड जो सीरीज़ है उसके टायर्स आपको मिलते हैं। साथ में C8 का जो सिक्योर ड्राइव है वो वाले टायर्स भी आपको मिलते हैं। दोनों के दोनों 16 इंच के हैं और 215/60 सेक्शन के टायर्स आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलते हैं। इसके नीचे वाले जो वेरिएंट्स होंगे, स्पेशली जो लोअर वेरिएंट्स होंगे, उनमें 15 इंच का मिलेगा और जो एकदम बेस वाले जो वेरिएंट होंगे शुरुआती, उनमें आपको स्टील व्हील ही मिलेगा। व्हील कैप एक ऑप्शन, एज एन ऑप्शन ऑफ कोर्स आपको दिया जा सकता है। एलईडी आपको ये जो टर्न इंडिकेटर्स वो दिए गए हैं जो कि पहले नहीं आते थे। पडल लैंप्स आपको दिए गए हैं जो कि पहले नहीं आते थे, अब आ गए हैं। दैट मीन्स अगर आप रात में अगर गाड़ी को दरवाज़ा खोलते हो तो उसके पडल लैंप्स ऑन हो जाते हैं और ब्रांडिंग जो है वो आपको नज़र आ जाती है, जो कि कई एक्सपेंसिव कार्स में हमने देखा है। अब यहाँ पे भी दे दिया गया, थोड़ा फैंसी फीचर इसे कहा जाता है। बाकी क्लैडिंग की अगर आप बात करोगे तो प्रोटेक्शन से ज़्यादा डिज़ाइन वाली ज़्यादा लगती है मेरे को, स्पेशली अगर आप वेन्यू की बात करोगे। ऑल्सो जो मटेरियल है वो काफ़ी स्टिकी रफ तो है, बट बहुत ही स्टिकी है। मतलब कई चीज़ें ईजिली स्टिक हो जाती है। अभी मेरे हाथ में भी काफ़ी स्टिकी सा हो गया है। और प्रोटेक्शन एज सच आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कुछ खास ये प्रोवाइड करते हैं। ऑफकोर्स रगड़ अगर आपकी गाड़ी खा रही है तो वहाँ पर मदद आपको डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। और रेयर से बहुत लोगों को शिकायत थी कि भैया रेयर से गाड़ी ना बहुत ही छोटी लगती है। अब उसे बदलने के लिए इन्होंने पूरा रेयर ही चेंज कर दिया है। हालांकि जो ग्लास एरिया अभी भी लगता है कि ऑलमोस्ट बराबर ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपको एलईडी टेल लाइट्स दी गई है और ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो ये लिट अप होती है पूरी की पूरी। तो ये पूरे का पूरा एक एच टाइप का शेप बनाती है, जो कि बाकी खूबसूरत लगती है जब रात में नजर आएगी। अब क्या आपको ये टेल लाइट्स अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट ओवरऑल एक नया लुक तो डेफिनेटली देने में मदद किया है इसने, और थोड़ा ब्रॉडनेस भी इस गाड़ी को देने में मदद किया है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, नॉट 3 नॉट 4, और स्किड प्लेट जो दी गई है वो भी आपको दी गई है। बूट स्पेस पहले की जैसे ही 350 अराउंड के आसपास है, और डेप्थ है इसमें
ठीक ठाक सामान आप रख सकते हो। हालांकि जो रियर सीट्स हैं आप एडजस्टेबल हो गई हैं, थोड़ी पीछे आती हैं तो वो बूट स्पेस थोड़ा बहुत तो खाएगी ही खाएगी, क्योंकि वहीं से जगह निकाली गई है। बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आएंगे। वो कुछ 10-15 लीटर का फ़र्क आ जाए तो आ जाए, बट मोटे मोटे तौर पर सामान लगभग बराबर ही आप कैरी करेंगे। हम एक बहुत ही घने जंगल में आए हुए हैं, डेंस फॉरेस्ट। आवाज़ देखो आप, चिड़ियाएँ चहचहा रही है, हवाएं तेज़ चल रही है। एक्चुअली एक फ़ीचर है जो कि Hyundai ने दिया है। एक्चुअली हम कोई बहुत घने जंगल में नहीं हैं, हम रामोजी फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं। तो बस ये बताना था मुझे कि भैया ये 6 तरीके की आवाज़ें आपको ऑफ़र करता है। इन केस आपको काम सी वेव्स चलाना हो, रेनी डे वाली फीलिंग लेनी हो बिना रेन के, ओपन एयर कैफ़े वाला लाउडनेस चाहिए अलाइव फील करने के लिए, वार्म फायर प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सब जो नए फीचर्स हैं वो आपको दिए गए हैं, मतलब नए साउंड जो हैं वो आपको दिए गए हैं। कई लोगों के लिए कामिंग हो सकते हैं, स्पेशली Hyundai का कहना है कि अगर आप ट्रैफिक में हो और आप कुछ ऐसा चला लो तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बट हाँ, एक फीचर जो है वो नया दिया गया है। साथ में जो ये टच स्क्रीन दी गई है वो भी नई दी गई है, 8 इंच की ही है। हालांकि सेगमेंट में आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, इसी की डिस्टेंट कज़न जो है वो आपको बड़ी टच स्क्रीन ऑफर करती है। यहाँ पे 8 इंच मिलता है, HD डिस्प्ले है ऑफकोर्स। इससे जो लोअर वेरिएंट्स होंगे उनमें आपको नॉन HD मिलेगा, बट हाँ टच करने में ओके है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे इनका जो अभी लेआउट है नया वाला वो भी ज़्यादा सॉर्टेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो कि मुझे किया सोनेट में बहुत बार लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक और चीज़, प्रोफाइल जो है अब आप बना सकते हो डिफरेंट प्रोफाइल, जैसे कि हमने आइसेंस स्टूडियो के प्रोफाइल बना दिया, फिर आपको यूज़र चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो एक नई इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस 60 कनेक्टेड फीचर्स आपको दिए गए हैं। बाकी एलेक्सा सपोर्ट और ओके गूगल सपोर्ट आपको मिल जाता है। आप घर पे बैठे बैठे गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, नो मैटर आप मैनुअल ले रहे हो ऑटोमेटिक ले रहे हो। स्टार्ट करने का लॉजिक क्या है, स्टार्ट करने का लॉजिक ये है कि आप जब गाड़ी में बैठे हैं और बहुत गर्मी है तो उससे पहले आप कूल डाउन करना चाहते हैं गाड़ी को, AC उसका ऑन हो जाएगा सो दैट यू फील कंफर्टेबल। बाकी स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करोगे, इट्स अ ब्रांड न्यू यूनिट, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द क्रेटा। जैसे कि आपको वो डी कट या फ्लैट बॉटम या वट एवर यू वांट टू कॉल इट वो आपको दी गई है। होल्ड करने में बहुत अच्छी है और लेदर रैप इसे किया गया है। पेडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि ये आपका DCT वर्जन है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाला वर्जन है। अब आपको यहाँ पे टाइप C फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं आता था। पहले सिर्फ USB टाइप A मिलता था। USB टाइप A भी है बट बहुत ही स्लो चार्ज करता है ये। मैंने अपना माइक चार्ज पे लगाया हुआ है, आधा घंटा हो गया है, चार्ज के मामले में उसने कुछ किया नहीं है। 12V पावर सॉकेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये जो टाइप C फास्ट चार्जर है वो थोड़ा फास्ट चार्ज करता हो, क्योंकि जो वायरलेस चार्जर है वो इसका बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। बहुत कभी कभी चार्ज कर देता है, कभी नहीं चार्ज करता है, और उसको पोजीशन में रखना अपने आप में थोड़ी बहुत कई बार चैलेंज हो जाती है। और चार्जिंग भी जो है वो बहुत ही स्लो है इस वायरलेस चार्जर की। तो आई डोंट नो इफ़ इट विल बी हेल्पफुल, बट हाँ अगर आप ऑन द गो चाहते हैं चलाना इसे तो आप चला सकते हो। अब वायरलेस तो ऑफकोर्स इसका स्लो है, बट हम चाह रहे थे कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाए, जो कि सेगमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आपको नहीं दिया गया है। उस पर ध्यान डेफिनेटली दिया जा सकता था। एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि अब ये बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे जनरल सेटिंग्स में, हिंदी में आप इसे करना चाहते हो तो पूरा हिंदी में आ जाएगा आपका सारी की सारी सेटिंग्स। अगर आप मराठी में करना चाहो तो वो कर सकते हो। ऐसी इंडिया की टोटल 8 से 9 लैंग्वेजेस हैं। और ऑफकोर्स वॉइस कमांड वगैरह जो पहले फीचर आते थे वो आपको अभी भी मिलते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कई चीज़ें वॉइस कमांड के मामले में भी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सपोर्ट करती है। आई वॉन्ट टू सी द स्काई, तो बेसिकली आई वॉन्ट टू सी द स्काई या ओपन द सनरूफ, कुछ फिक्स कमांड्स हैं जो आप दे सकते हो जिससे कि ये चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि मुझे अभी भी ये थोड़ा सा गिमी के लगता है। अगर आपको सनरूफ ओपन या बंद करना हो, थोड़ा शोबाजी वाला फीचर है। अब शोबाजी वाला फीचर है तो इसमें एक चीज़ और की गई है, कंपनी ने बोला है कि क्योंकि ये चीज़ें की सारी की सारी एम्बेडेड सिम से चलती है और कई बार शोबाजी के चक्कर में फजीहत हो जाती है क्योंकि इंटरनेट नहीं आता है कई बार, तो ऑफलाइन कमांड भी जो है वो बहुत सारे सपोर्ट करती है, सो दैट यू डोंट फील एम्बेरस्ड जब आप शोबाजी कर रहे हो या शो ऑफ कर रहे हो। क्लस्टर जो है वो नया आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट ये थोड़ा किया जैसा भी लग रहा है कि अब ये ऐसे वाले क्लस्टर देती है।
बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है आपके लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने का बटन है, प्लस सेफ्टी फीचर्स जो हैं कई सारे स्टैंडर्ड दिए गए हैं सेकंड वेरिएंट से ही। फिर चाहे आप हिल असिस्ट कंट्रोल बात कर लीजिए, या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट बात कर लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। और अब आपको एज स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स 2 एयरबैग्स मिलते हैं, बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिलते हैं। आई विश ये लोग 6 एयरबैग्स अगर कर देते तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती, एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में। चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि अब डुअल टोन आपको इंटीरियर नज़र आएगा। ऑल ब्लैक इंटीरियर, जो कि मुझे पहले एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता था, वो नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो वो दिया गया है। हालांकि इसे ये ग्रेज बुला रहे हैं, ग्रे और बेज के बीच का है, तो उससे आई थिंक इसलिए बुला रहे हैं। साथ में सीट्स जो हैं उसमें भी आपको वही ग्रेज और लेदर, मतलब जो फॉक्स लेदर होती है वो आपको मिलती है। इट्स नॉट ओरिजिनल लेदर, इट्स अ फेक लेदर। तो वो लेदर प्लस फैब्रिक सीट दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। हालांकि हाँ, ऑफ कोर्स इन्हें साफ़ करना थोड़ा सा चैलेंज होता है, तो आप कवर ओवर लगा लोगे तो थोड़ा बेटर होगा, स्पेशली अगर लाइट कलर है। बट ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होती है। कंफर्ट के लिए ही सीट्स में एक और चीज़ की गई है, जो ड्राइवर साइड सीट है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। फिर दूसरा बटन दिया गया है, उससे रिक्लाइन एंगल आगे या पीछे करना हो तो वो आप कर सकते हो। हालांकि जो सीट एडजस्टमेंट है, जो कि आप उम्मीद करते हो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आ जाए, तो वो आपको मैनुअल ही दिया गया है। सीट्स ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, बहुत अच्छा से आपको होल्ड करके रखती है। इनफैक्ट ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी, इंटीरियर फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं वो अभी भी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन यही ऑफर करते हैं। मुझे नहीं पता कि ब्रेजा जो नई वाली आएगी उसमें कैसा ऑफर किया जाएगा, बट सो फार दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट सॉर्टेड कैबिन इन टर्म्स ऑफ लेआउट। बहुत ज़्यादा बिजी भी नहीं है। जब मैं क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बोल रहा हूँ उसमें क्रैश वर्दीनेस नहीं लेकर आइएगा, क्योंकि क्रैश वर्दीनेस में और कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें आपका प्लेटफॉर्म में क्या है और ओवरऑल क्या मटेरियल यूज़ किए गए हैं, उन सबसे फ़र्क पड़ता है। बट अंदर वाली जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बेहतर लगती है बाकी सब राइवल से। एक चीज़ जो इन्होंने मिस कर दी है वो है कि मैनुअल IRVM दिया है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दिया है। मैंने गलती से अपने फर्स्ट लुक वीडियो में ये बोल दिया था कि ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। एक्चुअली मेरे को बोलना ही था कि ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो मिस कर दी है, जो कि आपको इसकी डिस्टेंट कज़न ऑफर कर देती है। नॉट श्योर कि ब्रेजा में वो आएगा या नहीं आएगा, बट नेक्सॉन में आपको वो वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं मिलती है। बट हाँ, एक चीज़ आपको दी गई है वो है एयर प्योरीफायर। यहाँ पे एक साइड में एक बटन दिया गया है, उसे आप दबाओगे तो एयर प्योरीफायर आपका आ जाएगा, और यहीं से आप उसके जो मोड्स हैं, एक टर्बो मोड आता है, एक नॉर्मल मोड आता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये इंटीग्रेटेड ही किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। वो यहाँ पे आपको अलग से नहीं दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे बीच में लगाओ और कप होल्डर की जगह जो खा जाओ। अब चलते हैं रेयर सीट में, देखते हैं कि क्या कुछ किया गया, क्योंकि उसके बारे में बड़े टॉल क्लेम्स किए गए हैं। तो क्या टॉल क्लेम किए इन्होंने रेयर सीट के बारे में? टॉल क्लेम ये है कि रेयर सीट का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हुआ है दो चीज़ों की वजह से। पहले ये स्कूप्ड इन की है फ्रंट वाली सीट, जिसकी वजह से नी रूम जो है वो थोड़ा बेटर हो गया है। बाय द वे ये वाली जो सीट है वो मेरे कलीग जो हैं अमित शर्मा, उनके हिसाब से एडजस्टेड है। हिज हाइट इज़ 5'10", अच्छी खासी बिल्ड भी है, तो और रिक्लाइन होकर थोड़े बैठते हैं, तो उस हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद भी मेरे लिए नी रूम बहुत है, तो मतलब 2 5'10", 5'11" आगे पीछे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेडरूम भी जो है वो आपको इनफ नज़र आ जाता है। थाई सपोर्ट हालांकि मेरे हिसाब से ठीक है, बट लंबे होंगे तो दिक्कत होगी, स्पेशली जब आप स्प्रेड होकर बैठते हो तो और दिक्कत आ जाती है। और थोड़े से कंफर्ट को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक चीज़ की है हालांकि, कि ये जो सीट है अब वो स्टैंडर्ड ऐसे आती है, और मैं इसे ऐसे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ, 2 स्टेप में एडजस्ट हो जाती है। बट अगर आप स्पेस मैनेजमेंट ओवरऑल की बात करोगे, उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मतलब 5'6" से लेकर 5'8" का बंदा आराम से इसको चला सकता है। उसके बाद में तो स्पेस बहुत ही सारा आपके लिए बच जाता है। बट एक जो प्रॉब्लम होगी वो ये कि अभी भी ये 4 सीटर ही है, इट्स नॉट अ प्रॉपर 5 सीटर, इट स्टिल इज़ अ स्मॉल कार इन दैट सेंस। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है, बट वो आई डोंट थिंक एक फेसलिफ्ट के साथ में हो सकता है। वो न्यू जनरेशन जब तक नहीं आएगा तब तक वो चीज़ होगी नहीं। बट हाँ, ओवरऑल सीट कंफर्ट वैसे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको सेंटर आर्मरेस्ट जो पहले मिलते थे वो भी मिलते हैं, कप होल्डर्स आपको मिल गए हैं, और एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल आप अपना जो हेडरेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि मिडिल पैसेंजर इफ़ इन केस बैठने की कोशिश भी करे तो उसके लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। लैप टाइप का सीट बेल्ट भी उसके लिए दिया गया है। साइड वालों के लिए ऑफकोर्स आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, मेरे हिसाब से तीनों के लिए दे दिया जाता तो बेहतर होता, बट शायद Hyundai को भी पता है कि इट्स अ 4 सीटर एंड नॉट अ 5 सीटर। बाकी आप अपना AC एडजस्ट कर सकते हो। 2 USB टाइप C मिल गई है, दैट मीन्स
3 टाइप सी आपको मिल गई है, 2 USB टाइप सी पीछे मिल गई है, एक आगे मिल गई है और एक USB टाइप A मिल गई है। अभी कितनी फास्ट चार्ज होती नहीं होती है वो कभी जब लंबे टाइम के लिए आएगी तब हम बताएंगे, बट ओवरऑल आई थिंक नी रूम वाइज इट हैज़ बिकम मच मोर कंफर्टेबल, बट I expected it to be slightly better, at least for 5 people. कुछ और उसमें चेंजेस हो जाते तो मज़ा आ जाता। Alright, so now the most important thing वो है ड्राइविंग, क्योंकि आपने इंटीरियर एक्सटीरियर इस वीडियो में भी ऑलरेडी देख चुके हैं आप, और हमारा जो फर्स्ट लुक या लॉन्च वीडियो जो था उसमें भी आप देख चुके हैं। अभी मुख्य मुद्दे की बात करते हैं कि भैया परफॉर्मेंस में क्या कुछ चेंज हुआ है। देखिए, इंजन ऑप्शंस की अगर आप बात करोगे तो वही आपके पास में 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर वाला इंजन है, वो आपको मिलता है, जो कि अपने रिफाइनमेंट लेवल्स के लिए ज़्यादा जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करोगे तो कोई चेंज उसमें आपको नज़र नहीं आएगा। फिर एक 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो कि अभी हम नहीं चला रहे हैं। अभी हम चला रहे हैं 1 लीटर का टर्बो इंजन, जो कि इनके पूरे लाइनअप में पेट्रोल में एटलीस्ट सबसे एक्साइटिंग है। हालांकि मुझे सबसे एक्साइटिंग इनका अभी भी 1.5 लीटर डीजल ही लगता है, जो कि बहुत ही पावरफुल एक इंजन है और बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है और लैग ना के बराबर है। टर्बो भी अगर आप बात करोगे तो एक्साइटिंग फॉर श्योर है। ये जो इंजन है वो आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ में अवेलेबल करवाया जाता है। एक है 7 स्पीड का DCT, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ, और इसके साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। ये सेम इंजन जो आप आगे गाड़ी दिख रहे हैं उसके अंदर भी आता है 1 लीटर का टर्बो, और मुझे उसमें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पोर्टी लगता है क्योंकि लो स्टैंड्स है वो थोड़ी। ये जो इंजन है वो लगभग 120 PS हर टाइम पे आपके पास में पावर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वेट मैनेजमेंट यूजुअली Hyundai का बहुत ज़्यादा रहता है, तो अलाइव आपको हमेशा फील होगा। थोड़ी देर बाद में हम IMT चलाएंगे, IMT का क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है, बट अभी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। विजिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी आपको ऑफर करता है। आपको ORVM जो है वो भी ठीक ठाक साइज़ के मिल जाते हैं। हालांकि अगर पीछे 3 लोग बैठे होंगे तो IRVM से जो है वो आपको थोड़ा सा व्यू जो है ब्लॉक होता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लास एरिया नहीं है पीछे वाला, जो कि इंट्रूड करता है, और मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर रेयर व्यू होना चाहिए, क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रेयर पे रहता है। मैं साइड मिरर्स तो यूज़ करता हूँ, बट बहुत ज़्यादा ध्यान इस वाले पे रहता है। एक इसमें कमी जो है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता है, ये डे नाइट मैनुअल वाला IRVM आता है, जो कि आपको इसकी सिबलिंग जो है किया सोनेट, उसमें आपको मिलता है। किया सोनेट में एक आध और चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे कि 1.5 लीटर डीजल वर्जन ले रहे हो तो उसके साथ में डीजल ऑटोमेटिक भी आता है, जो कि यहाँ पे नहीं अवेलेबल करवाया गया है। एक और मेरी शिकायत जो Hyundai से रही है कि ये 1 लीटर का इंजन एक्चुअली ठीक ठाक एक्साइटिंग इंजन है, इसके साथ में अगर एक मैनुअल दे दिया जाता और 1 लीटर टर्बो की प्राइस और ज़्यादा कम रखी जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि IMT फॉर मी इज़ नॉट द पिक टू बी ऑनेस्ट। जब भी हम चलाएंगे तब और बता दूंगा, दिस वन डेफिनेटली इज़ माई पिक। हालांकि पेडल शिफ्टर्स जब आप दबाते हो और उसके बाद में जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है उसको आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब इट्स नॉट बोलते हैं ना क्विक, इट्स नॉट दैट क्विक। शायद फ्यूल एफिशिएंसी को फेवर करने के लिए ये चीज़ की गई है, जो थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन किया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए किया गया है। एक चीज़, ऑल द स्टीयरिंग हैवी हुई है, बट वो जो प्रिसेशन है अभी भी वो इट काइंड ऑफ लैक्स। हल्का सा ज़्यादा एफर्ट आपको लग रहा है, जो कि यूजुअली हाई स्पीड्स में आपके पास में होना नहीं चाहिए, बट एनीवे लीव दैट पॉइंट। एक चीज़ जो इस टर्बो चार्ज इंजन के साथ में अब आपको मिल गई है वो है इसके डिफरेंट ड्राइव मोड्स, जो कि आपको पहले सिर्फ सोनेट में मिलते थे, जो कि इसकी कज़न है, डिस्टेंट कज़न है। आपको 3 मोड्स मिलते हैं। दिस इज़ एन इको मोड, दिस इज़ अ नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड एक्चुअली आपकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको कितनी रखनी है, मतलब अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रखनी हो, प्लस आपको अगर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी चाहिए तो उसका एक ठीक मिश्रण ये आपको ऑफर कर देता है। पर अगर आप थोड़े एंथू वाले जनता हैं, आप एक चीज़ नोटिस करोगे बाय द वे, इको मोड में है तो लाइट ब्लूइश दिखाता है या हल्का सा ग्रीनिश दिखाता है, उसके बीच का कुछ कलर है। नॉर्मल मोड में वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और स्पोर्ट मोड में ये पूरा रेड हो जाता है बाय द वे। और यहाँ पे ये इंजन ना थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। और यहाँ पे इनफैक्ट जो मैंने कहा था कि जो पेडल शिफ्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स भी कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। ये आपको होल्ड करने की कोशिश करता है सर्टेन गियर में, बट साथ में वो इंजन कई लोगों को हो सकता है थोड़ा स्पोर्टी लगे। स्पोर्टी तो है फॉर श्योर, पर नॉइजी भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। जो नॉर्मल और स्पोर्ट है उसमें डिफरेंस डेफिनेटली आपको लगेगा, स्पेशली इन द वे जिस तरीके से ये गियर को होल्ड करता है। पर अगर आप वो चीज़ छोड़ दो
तो बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस एक्चुअली आपको नज़र नहीं आएगा। सस्पेंशंस की अगर आप बात करोगे तो ओवर द ईयर्स इनके सस्पेंशंस मैच्योर हुए हैं फॉर श्योर, बट अभी भी जब बड़े गड्ढों में आप लेके जाते हो यू कैन क्लियरली फील इट। यहाँ पे सस्पेंशंस को हल्का सा स्टिफेंड अप आपको लगेंगे कंपैरेटिवली टू कीप द राइड बेटर, मतलब हाईवेज पे ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के हिसाब से। फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स की बात करोगे, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट क्लियरली इन द GoPro, बट 14.1 किलोमीटर दिखा रहा है एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव बीन गनिंग इट। 80-100 किलोमीटर के आसपास की चल रही है लगातार, इनफैक्ट 80 के ऊपर चल रही है। उसके बाद भी 14.1 किलोमीटर की जो फ्यूल एफिशिएंसी ये दिखा रहा है विच इज़ कमेंडेबल आई थिंक। अगर आप बहुत ही आराम से चलाओगे तो ईजिली ईजिली आप 15-16 ऑन हाईवे, इनफैक्ट 17 भी आप कर सकते हो। कंपनी का क्लेम है कि 18 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑफर करती है। हालांकि फ्यूल एफिशिएंट अगर आपको लेना है तो डीजल आप लीजिए जो कि टॉर्की भी है काफ़ी और फ्यूल एफिशिएंट भी है, तो वो दोनों चीज़ों का इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बेसिकली। ऑलराइट, तो अब हमारे हाथ में आ गई है Hyundai Venue Turbo IMT, जो कि अगैन वही 1000 cc का टर्बो चार्ज इंजन है, उसी के साथ में आती है। सबसे पहले शुरुआत करते एक चीज़ आपको नजर आएगी कि भैया यहाँ पे ना पेडल्स आपको 2 ही दिए गए हैं, 2 पेडल्स आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स क्लच कोई भी नहीं है, बट जो आपका गियर बॉक्स है वो ट्रेडिशनल गियर बॉक्स है, मतलब वही 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको दिया गया है। इसको उठाओ, ऐसे रिवर्स करो, आप फर्स्ट ऐसे लगाओ, फिर आप सेकंड ऐसे लगा सकते हो, तो वो चीज़ है, बट क्लच नहीं है। दैट मीन्स होता ये है कि चलिए ठीक है, शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा कि भैया हाँ फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगा दिया बिना क्लच के, एकदम मस्त आपको फीलिंग आ रही है कि कोई टेंशन नहीं है भैया क्लच की। और जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, स्पेशली जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं या सीखने का सोच रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी वरी यही होती है कि यार ऑटोमेटिक थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो हम कोई मैनुअल ले लेते हैं, बट मैनुअल में दिक्कत ये आती है कि क्लच के ऑपरेशंस बार बार देखने पड़ेंगे, क्लच ब्रेक जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बार बार देखना पड़ता है। नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा व्हीकल साबित हो सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी एक गाड़ी कोई चला रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चला रहे हैं, और फिर साथ में आपको चाहिए कि भैया मैं एक IMT भी ले लेता हूँ, तो दिक्कत यहाँ पे ये वाली होने लग जाती है कि आप जैसे ही मैनुअल से इसमें आओगे तो आपका पाँव बार बार ना क्लच की तरफ जाता है, क्योंकि जब आप गियर डालने की कोशिश करते हो तो क्लच तो है नहीं, सीधा गियर डाल सकते हो इसके अंदर, विच इज़ काइंड ऑफ ए कन्वीनियंस फीचर। बट आपको वो चीज़ अनलर्न करने में और फिर वापस से मैनुअल ट्रांसमिशन आने में, फिर वापस से रीलर्न करने में इतना दिमाग आदमी का ना सक्षम नहीं होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं या इसी गाड़ी को बहुत ही लंबे टाइम तक रखना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट अगर आप मैनुअल से वापस IMT से मैनुअल आ रहे हो तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए। मेरे साथ कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मैं चलाने लग जाता हूँ इस गाड़ी को, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चला रहा हूँ 5th गियर में गाड़ी डली हुई है, और उसके बाद में गाड़ी लगातार चलती रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं फिर गियर चेंज करना ही भूल जाता हूँ, क्योंकि फिर ये ऑटोमेटिक वाली फील दे रही है ऑफकोर्स, क्योंकि 5th गियर में लगातार चला सकते हो गाड़ी को या 4th गियर में लगातार गाड़ी को चला सकते हो। बट जैसे ही फिर कोई सडन स्टॉप आता है या फिर रेड लाइट आती है, तो उस वक्त आप गियर चेंज करना ही भूल जाते हो, फिर इसका टॉ ये करने लग जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको याद आता है कि भैया हाँ गियर चेंज करना था, फिर आपको वो गियर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इट्स लाइक बोथ द थिंग्स। टेक्निकली आधा ऑटोमेटिक है और आधा मैनुअल है। अब बात कर लेते हैं कि गियर शिफ्ट्स कैसे हैं। देखिए, गियर शिफ्ट्स की एज सच कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। ऑफ कोर्स एक हल्का सा लैग आपको लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप 3rd गियर में ले रहे हो, अब वो रेव मैच जो ऑटोमेटिकली एक सेंसर से हो रही है या फिर सॉफ्टवेयर लर्निंग से हो रही है, वो चीज़ थोड़ा सा लैग आपको नजर आएगा। वो जो इंस्टेंट आपको पुश मिलता है ना 3rd गियर में, जैसे आप डालते हो कि 3rd गियर आ गया, मान लीजिए आप 4th गियर में चल रहे हो, एक सर्टेन आपने स्पीड की हुई है और अब आपको ओवरटेक करना हो, तो ओवरटेक लेन में एक बार आते हैं हम, थोड़ा बिजी है बट कोशिश करते हैं कि मान लो अगर मेरे को ओवरटेक करना हो तो भी मैं क्या करूँगा, आप यूजुअली आपका 3rd गियर में आते हो, 3rd गियर में डाला मैंने, फिर थोड़ी देर बाद जागता है ये कि भैया हाँ अपन 3rd गियर में आ गए हैं, अब अपन को पुश देना है। तो वो चीज़ हल्का सा लैगी आपको फील होता है, और वो शायद इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है आपके क्लच ऑपरेशंस को, तो वो हल्का सा लैग उसमें रह गया है। इतना सोफिस्टिकेटेड एक्चुअली ये है नहीं, बट फॉर नॉर्मल यूज आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। एक और चीज़ जो मैंने टर्बो DCT में भी बताई थी, वो यहाँ पे भी आपको फील होगी, वो ये कि इंजन ना काफ़ी नॉइजी एक्चुअली हो जाता है, और इंजन जो अलाइव फील होगा आपको, क्योंकि ये हाफ मैनुअल भी है तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर फील होगा आपको। ये एक्चुअली जो इंजन है ना वो अलाइव फील होता ही आफ्टर
अराउंड 2500 आरपीएम, इनफैक्ट 2200 आरपीएम के नीचे ना तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं इस इंजन के अंदर। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है तो फिर आप जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलाते रहिए, बट अगर आपको फन की उम्मीद है तो IMT आई डोंट थिंक इज माई पिक। इट वुड डेफिनेटली बी द DCT और द 1.5 लीटर डीजल मैनुअल, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज हम नहीं चला रहे हैं। कभी समय मिलेगा अच्छे से चलाने का तो उस पर बात कर लेंगे। बाकी ब्रेकिंग एक्चुअली गाड़ी की बहुत इंप्रूव हुई है ओवर द ईयर्स। Hyundai की ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही शानदार हुई है। पहले तो मतलब मुझे Hyundai के ब्रेक्स पर ज़्यादा भरोसा होता भी नहीं था। ऑल्सो स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी के मामले में Hyundai हैज़ बिकम सो बेटर नाउ, तो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। हैंडलिंग ऑल्सो हैज़ बिकम स्लाइटली बेटर। सो दैट्स इट, यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस Hyundai Venue के बारे में, Hyundai Venue के टर्बो के बारे में बेसिकली। कभी और 1.2 लीटर चलाएंगे, 1.5 लीटर डीजल चलाएंगे, तब के लिए स्टे ट्यून्ड। और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब भी वो आएगा उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।